जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए मॉडल सेट नंबर 26 है। मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 25 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस मॉडल सेट में हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? खेत, झील, बांध और पार्क। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, झील बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। झील है जो कि एक पारिस्थितिक यानी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। झील भी मानवीय यानी अपने मनुष्य के द्वारा बनाया जा सकता है, लेकिन ये प्राकृतिक होता है। लेकिन यहाँ पर जो खेत है, बांध है और पार्क है, ये तीनों के तीनों मानव के द्वारा बनाया जाता है, तो ये मानवीय है। बाकी यहाँ पर जो झील है वो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषी घटक कौन होते हैं? मृतोपजीवी, अपघटक, पादप और सभी। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जो पादप होते हैं ये स्वपोषी घटक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये अपना भोजन खुद प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है कि पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? फेफड़ा, त्वचा, गुर्दा और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पराबैंगनी किरण जो कि सूर्य के द्वारा छोड़ा जाता है, तो वह पृथ्वी पर अगर आ जाता है तो उसके द्वारा त्वचा कैंसर होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। त्वचा कैंसर का कारण बनता है। पराबैंगनी किरण को रोकने के लिए संताप मंडल में ओजोन परत होता है, जो कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो पराबैंगनी किरण छोड़ा जाता है तो ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और ओजोन परत का अणु सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। और ओजोन परत की मोटाई किससे मापा जाता है? तो डॉप्सन के द्वारा मापा जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर। ये सभी याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर 4वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 4वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पादन, नाभिकीय विखंडन और सौर सेल। बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो 5वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी सौर सेल, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न है आपके सामने कि जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 6वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है मालवी में, जम्बिया में, केन्या में और तंजानिया में। बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होता है? असम, केरल और कर्नाटक में, तमिलनाडु और बंगाल और उड़ीसा में। बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी तमिलनाडु, अगर यहाँ पर पंजाब भी दिया गया रहता तो सही है। लौटते हुए मानसून से पंजाब और तमिलनाडु में वर्षा होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बरमुडा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है यानी उपयुक्त है? रेगुर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट और लाल मिट्टी। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है? तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लेटराइट मिट्टी बिल्कुल ही सही जवाब है। काजू की खेती सबसे अधिक किस राज्य में की जाती है? तो केरल में। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1983 ईस्वी बिल्कुल ही सही जवाब है। जितने भी प्रश्न कराए जाते हैं वैसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। जो 10th स्तरीय सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही सभी प्रश्न यहाँ पर डाला गया है। तो प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, तो एक भी प्रश्न आप मिस नहीं कीजिएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न आपके सामने, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत 1952 ईस्वी में किया गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और डी है कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो सेवा क्षेत्र के रूप में बोला जा रहा है तो 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक किस क्षेत्र का योगदान है? तो तृतीय क्षेत्र का ही योगदान है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने, वास्तविक के सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? औसत दाम पर, वर्तमान दाम पर, समीकृत दाम पर और स्थिर दाम पर। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? तो स्थिर दाम पर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? रमेश चंद्र दत्त ने, अशोक मेहता ने, दादा भाई नौरोजी ने, उपयुक्त सभी ने। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं दादा भाई नौरोजी बिल्कुल ही सही जवाब है। राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है राष्ट्रीय आय है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राष्ट्रीय आय कौन है? तो एनएनपी बराबर यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर प्लस में इमदाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्य, आर्थिक अधिकार में। जल्दी से बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन यह किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर और 51 तक किया गया है और ये कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है। नेक्स्ट यहाँ पर मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार है जो कि भाग 3 में है। मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल 6 है और इसका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर और अनुच्छेद 35 तक किया गया। मौलिक कर्तव्य है जो कि मौलिक कर्तव्य ये भाग 4 के क में है और इसका वर्णन अनुच्छेद 4 के 51 के क में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, अड्डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ महान्यायवादी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं के सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 84वां बिल्कुल ही सही जवाब है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 52, 53, 54 और 56। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अनुच्छेद 53 बिल्कुल ही सही जवाब है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर तो कम से कम 2 बार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित करना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो बी.आर. मेहता को। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बलवंत राय मेहता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी सेशन कराया जाता है इस चैनल पर सभी का पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो वहाँ से ज्वाइन करके जितने भी पीडीएफ वहाँ पर डाला जाता है सभी को आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? अमेरिका की, ब्रिटेन की, जर्मनी की और फ्रांस की। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 25वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस की। लेकिन सर्वप्रथम लिखित संविधान कौन तैयार किया था? तो अमेरिका ने। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न आपके सामने, उड़ीसा में कोणार्क के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है इसका निर्माण राज प्रथम ने करवाया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? बलवान का था, अलाउद्दीन खिलजी का था, मोहम्मद बिन तुगलक का था और फिरोज तुगलक का था। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 27वां प्रश्न का सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि सल्तनत काल में गैर मुसलमानों के लिए जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सल्तनत काल में गैर मुसलमानों के लिए जो कर लगाया गया था धार्मिक कर, उसको क्या कहा जाता था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 28वां प्रश्न का डी बता रहे हैं, जजिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। और जो मुसलमान थे उससे कौन सा कर लिया जाता था? तो खराज लिया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने, शाहजहाँ के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। कौन कौन से विदेशी यात्री थे जो कि शाहजहाँ के शासनकाल में आए थे? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? उपयुक्त यहाँ पर दिया गया है 4 व्यक्ति के नाम और बताना है कि उपयुक्त यात्रियों में से कौन एक शाहजहाँ के काल में नहीं आया था। 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी केवल यहाँ पर बारबोसा नहीं आया था, बाकी यहाँ पर बर्नियर, ट्रेवेनियर और मनुची, ये तीनों व्यक्ति आए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित किस शासक का उल्लेख है राजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, देवराय द्वितीय, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से, रुद्रदामन से, पुलकेशियन द्वितीय। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए, गिरनार जो अभिलेख है ये रुद्रदामन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि सौमत का सबसे पुराना संप्रदाय है,
कपाली के पशुपत कालामुख और शैव। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है पाशुपत, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6 वर्ष, 29 वर्ष, 12 वर्ष और 35 वर्ष। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 6 वर्ष, बिल्कुल ही सही जवाब है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बिहार के बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है, भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स से, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। नील आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं असहयोग आंदोलन, बिल्कुल ही सही जवाब है। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और ये 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के उपरांत इसको स्थगित कर दिया गया था। यहाँ पर पूछा गया कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन। जब भी जन आंदोलन पूछे तो आप असहयोग आंदोलन बताइएगा, और जब भी सत्याग्रह आंदोलन पूछा जाए तो आप नील आंदोलन या इसी को चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जो कि 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा बिहार में पश्चिम बंगाल में चलाया गया था। और नमक आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था, जिसको दांडी मार्च के साथ शुरू किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। महाराष्ट्र में, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं महाराष्ट्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1937 का जो अधिवेशन हुआ था, जो कि गांव में हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दिया था। महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महाराजा होजरी ने और स्वामी विवेकानंद ने। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है। मिथेल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल और एथिलीन। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है, तो इथाइल अल्कोहल। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74, लोहा 59 और सोडियम 24। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कोबाल्ट 60, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो एंथ्रासाइट। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं एंथ्रासाइट कोयला बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ग्रेट ब्रिटेन नहीं है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष यानी ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रो, ये दोनों जो रक्त ब्लड बैंक होता है उसमें इसको मिलाकर रखा जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सभी हरित गैस है। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं ऑक्सीजन, बिल्कुल सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, रेटिना पर और अंध बिंदु पर। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 45वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बताया रेटिना के पीछे, बिल्कुल ही सही जवाब है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना का पीछे। और निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना का आगे। देखिए, दूरदृष्टि दोष में किसी व्यक्ति को अगर हो जाए दूरदृष्टि दोष, तो उसको दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक के वस्तु साफ साफ उसको नहीं दिखाई देती। इससे दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ, यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है? वेग, समय, त्वरण और चाल। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं चाल, बिल्कुल ही सही जवाब है, क्योंकि उसका दिशा निश्चित नहीं होकर दिशा परिवर्तन होते रहता है, इसलिए उसे चाल कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है आपके सामने, किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? लंबवत, वास्तविक। देखिए, चारों ऑप्शन देख लीजिए, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? समतल दर्पण में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? जल्दी से बताइए। तो देखिए, समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु के बराबर बनता है। याद रखिएगा, सीधा, आभासी तथा वस्तु के बराबर बनता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब। तो इसका आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पर, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर, गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा, बर्नौली के द्रव्यगतिकी। बताइए इसमें से चारों में से कौन कौन सही है, कौन गलत है? जो जल विद्युत उत्पादन किया जाता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है जिससे कि उत्पादन होता है? तो इसका 1 और 2 सही है, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से यह सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।